देखिए, कल्याण डोंबिवली में बालदुनी में एक 30 एकड़ जगह थी। उस जगह किसकी मालकी है, किसने वो जगह पे पोजीशन लेना चाहिए, इसके ऊपर वाद विवाद चल रहे थे। वहाँ का हमारा समाज बांधव, बौद्ध समाज बांधव एक आक्रामक तरीके से रास्ते पे भी आने के लिए उतर गया था। आज उसके बारे में खासदार श्रीकांत शिंदे, हमारे अंबेडकर जी, हमारे आमदार बालाजी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, कारपोरेशन कमिश्नर है, कलेक्टर्स है, डिविजनल कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर थे, इनकी सबकी, और वहाँ के जो भंते जी है, वो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की आज मैंने बैठक बुलाई थी। ये बैठक में उस विषय पे एक अच्छा सा तोड़गा, जिसको बोलते निकाला गया। 30 एकड़ लैंड में बहुत सारी चीज़ें जो हमने उनको बताई है वो प्रस्तावित की है, उन्होंने वो मान्य की है। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो समाज बांधवों के लिए है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होगी, ये बात ख्याल में रखना। सिर्फ समाज के लिए, भले वो विषयपना केंद्र हो या तो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, अलग अलग तरीके के वहाँ प्रोजेक्ट वहाँ किए जाएंगे। और महाराष्ट्र में नहीं, देश में एक अच्छा सा गौतम बुद्ध का स्टैचू, बाबा साहब का एक स्टैचू एक अच्छी तरीके से वहाँ बिठाया भी जाएगा। मुझे लगता है उसके लिए हमने एक प्राधिकरण तैयार किया है। प्राधिकरण में हमारे प्रधान सचिव और वहाँ के जो अधिकारी है और कार्यकर्ता, इनका समावेश उसमें होने वाला है। मुझे लगता है आज के मीटिंग में ये सब बात होने की वजह से जो तनाव था वो निकल गया, और अब आने वाले ये 2-3 महीने में वहाँ हमारे कामों की शुरुआत भी हो जाएगी। बौद्ध गया के तर्ज पे इसे विकसित किया जाएगा क्या? बौद्ध गया के तर्ज पे इसे विकसित, बौद्ध गया के उससे ही अच्छा कैसे हो सकता है, ये करने की हमारी कोशिश रहेगी। महाराष्ट्र में जो ऐतिहासिक स्थल है उसमें इस स्थल को भी गिना जाएगा, इतने अच्छे तरीके से किया जाएगा, और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी राशि उनको दी जाएगी। संजय राउत का ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब कांग्रेस से अलग हुए जो पार्टियां हैं उनको कांग्रेस में वापस विलय कर लेना चाहिए। कांग्रेस से जो अलग हो गए, उन्होंने कांग्रेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड करने वाला संजय राउत कोई होता नहीं। वो कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है क्या? शरद पवार के साथ कभी कांग्रेस के साथ, अरे कभी तो वो उबाटा के साथ भी रहो। वो पार्टी का क्या कर रहे हैं? वो पार्टी भी अगर कांग्रेस में विलीन करने की, तो उसके लिए तो रास्ते उनको खुले हैं। मुझे लगता है कोई जो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बनने की संजय राउत ने अभी कोशिश नहीं करना। कांग्रेस में बहुत सारे दिग्गज नेता अभी बाकी है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची थी। इस बीच सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया है कि आप अपने पार्टी का विलय करें कांग्रेस में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालें। ऐसे अगर ऑफर दी है, ममता बनर्जी क्या निर्णय लेना वो उनके पार्टी का लुकआउट है। लेकिन आज के इस माहौल में अगर आपने देखा होगा तो इंडिया आघाड़ी कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। आज गए 8 तारीख को जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, वो बैठक में ये सभी नेता अपने अपने विचार अलग तरीके से रखे और बैठक कोई सक्सेस भी नहीं हुई। बैठक को लेकर सवाल है सर, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो प्रधानमंत्री का चेहरा हम सबको घोषित करना चाहिए ताकि क्लैरिटी आए। तो खुद का चेहरा अच्छा है ना, वही घोषित करो। वो चेहरे को क्या हुआ? ऐसी बातें करना बहुत इजी होता है। वीसी पे बैठक अटेंड करने वाले देश नहीं चला सकते, इसलिए अब उनका चेहरा कौन होगा, क्या होगा, ये बातें अगर आपसे अगर उन्होंने पूछी है तो जवाब दो ना। ये फुकट राय देने की कोशिश उबाटा के नेता क्यों करते, वो उनको समझ में आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इनकी इंडिया आघाड़ी ना टिकेगी ना चलेगी। शरद पवार कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से मोदी की तुलना नहीं की जा सकती है, उनका समय अलग था, इनका समय अलग है। चुनौतियों के मामले में जो तुलना की जा रही है वो गलत है। शरद पवार ज्येष्ठ नेता है, उनको वो जानते हैं। शरद नेहरू जी का जो कार्यकाल था वो कुछ अलग था, वो टाइम की हवाई कुछ अलग थी, वो टाइम की प्रगति कुछ अलग थी। अब हम 21वें शतक में हैं, आज का मोदी का सरकार है। मोदी एक अपने अलग स्टाइल से काम करते हैं। ये दोनों की तुलना ना कभी हो सकती है ना होगी,
बीच में के काल्य पीरियड में जब राजीव गांधी आए थे, वहाँ कंप्यूटर का, बाले इलेक्ट्रॉनिक्स का ये दौर आया था। हर एक का अपने अपने दौर में काम करने का अलग तरीका होता है, इसलिए उसका कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता। और उसके बारे में शरद पवार सरी के ज्येष्ठ नेता ने ऐसा बोलना मुझे लगता है उचित नहीं है। सर, टीसीएस मामले में जो चार्जशीट आई है उसमें खुलासे जो हो रहे हैं वो इस तरीके के कि निदा खान जो मुख्य आरोपी है उसने ये कबूल किया है पुलिस के सामने कि वो जो है पीड़ितों को जो है घर ले जाती थी और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करती। टीसीएस मामले में मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि निदा खान एक छोटी मोहरा है। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में वो निदा खान फैली है। इनके करते कर्ता कुछ और लोग हैं। निदा खान 35 दिन मेरे शहर में 35 दिन रह चुकी थी। पटेल नाम के नगर सेवक ने उसको सहारा दिया था और वो इम्तियाज जलील जो एक्स एमपी है उनके कहने पे दिया था। ये बात वो मतीन पटेल ने उसके स्टेटमेंट में भी कही है। वो निदा खान भी उसके स्टेटमेंट में इसका नाम इम्तियाज जलील का ज़रूर आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि पुणे में भी ये प्रकरण हो चुका है, संभाजीनगर में 2-3 जगह पे हो चुका है। ये मिली जुली साजिश है और ये साजिश अगर तोड़ना है तो इसके जड़ों को काटना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा मांग कर रहा हूँ कि इम्तियाज जलील को एक बार अंदर लाओ तो उसका मुखिया जो भी होगा वो सामने आएगा। सर, जिस तरीके से घाटकोपर की घटना ताज़ा रहते हुए फिर एक बार एक जाहिरात आई है जिसमें मर्डर की कंपनी की पोस्ट के लिए जो है गुजराती और मारवाड़ी को पहला प्रेफरेंस दिया गया इसके अंदर। फिर एक बार महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठियों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मराठी का आवाज़ ना कोई दबाएगा ना दबा सकता है। ये जो जाहिरात दिए ये जानबूझ के किसी ने जो छेड़ने की कोशिश की है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। सर, कल जिस तरीके से कैब ड्राइवर ने जो है व्यक्ति को मारा, उसको राज्य के उप मुख्यमंत्री ने उस पर 307 का गुना दाखिल करने का आदेश है। लेकिन मनसे द्वारा जो है अब जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पर लोग ओला और उबर चालक को जो है मारामारी की जा रही है। इस तरीके से जिसको मराठी नहीं आया उसको मारा जाता है। थाना में जो घटना घटी है उसके ऊपर शिंदे साहब ने पुलिस को सख्त सूचना की है कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध ये गुना दाखिल करो और पुलिस ने वो कार्रवाई की है। अब मनसे का एक अपना अलग विषय रहता है, उन्होंने उसको मारहान किया है, उसके बारे में भी पुलिस अपने तरीके से योग्य कार्रवाई करेगी। चलो, धन्यवाद।